नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन पर नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अप्रैल में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस तथा प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन के खिलाफ साजिश और धन शोधन का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दायर किया था। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने 3 जुलाई को मामले में दायर आरोप पत्र के संज्ञान के बिंदु पर अपनी दलीलें पूरी कर ली है। इस केस ने यह भ्रम तोड़ दिया है कि नेहरू परिवार ने देश के लिए सिर्फ कुर्बानी दी है, बदले में कुछ लिया नहीं है। इस केस के खुलासे से पूरा देश दंग रह गया है। इस केस के शुरू होने से पहले कांग्रेसियों ने ऐसा माहौल बनाया जैसे कि ईडी कोई गुनाह करने जा रही है। मोदी के इशारों पर ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बदले की कार्रवाई करने जा रही है। लेकिन जब केस के तथ्य खुलने शुरू हुए तो सुप्रीम कोर्ट भी दंग रह गया। इस मामले की शिकायत तो तभी हुई थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। तभी से जांच एजेंसियां अपना काम कर रही थी। अब ईडी ने सारे तथ्यों के साथ चार्जशीट की कॉपी स्पेशल कोर्ट में पेश कर दी है। इसमें आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 90 करोड़ रुपए, वो भी अपने नहीं दूसरों से लेकर एक कंपनी बनाई और 2000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली। अगर राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता वाला मामला भी खुल गया तो यह भी आरोप लगाया जा सकता है कि क्या दोनों माँ बेटे सारी संपत्ति लेकर देश से भागने वाले थे। 2009 का चुनाव सोनिया गांधी जीत नहीं पाएगी, इसका भी अंदेशा उनको लग गया था। इसलिए 2004 से 2009 के बीच घोटालों की लाइन लग गई थी। देश में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में घोटाले पर घोटाले हुए। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, अनेकों घोटाले हुए। अपने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को भी घोटाले करने की पूरी छूट दे रखी थी। सैकड़ों घोटाले करके क्या देश छोड़कर भागने वाला का प्लान तो नहीं था। यह कैसे संभव है कि जिस पार्टी की सरकार चल रही हो उसी का अखबार ऐड न मिलने के अभाव में घाटे में चला जाए। ये सब सोची समझी साजिश ही लग रही है। उन्होंने सिर्फ हेराल्ड पेपर की संपत्ति ही नहीं हथियाई बल्कि कांग्रेस पार्टी का भी गबन किया। दोनों माँ बेटा ने मिलकर साबित किया कि नेशनल हेराल्ड अखबार घाटे में जा रहा है, इसलिए इसको बेचना पड़ेगा। आज़ादी से पहले यह अखबार चालू किया गया था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाना था। तब इसके 5000 शेयर होल्डर्स थे, जिनमें से अब सिर्फ 1200 ही जिंदा बच गए हैं। सबका पैसा गबन करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने नाम कुल 76% संपत्ति कर ली और बाकी 20% मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के नाम कर दी। यह सब उस समय कांग्रेस की मर्जी से हुआ था। मतलब इस मामले में सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी भी आरोपी बनती है। उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी की पूरी सर्वे सर्वा सोनिया गांधी थी। वो अपने इशारों पर पार्टी को नचाती थी। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो कुछ भी हुआ उनकी निगरानी में ही हुआ। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। उनकी अरबों की संपत्ति जब्त करने की नौबत आ गई है, क्योंकि उन्होंने अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इस मामले में आरोपी बनाए गए अन्य पक्षों के वकील ईडी की चार्जशीट पर
अदालत में अपनी दलीलें रख रहे हैं। इसी कड़ी में सोनिया गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी का नेशनल हेराल्ड केस वास्तव में अजीब है। सिंघवी ने ईडी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा 3 जुलाई को मामले में दायर आरोप पत्र के संज्ञान के बिंदु पर अपनी दलीलें समाप्त करने के बाद अपना खंडन शुरू किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि यह वास्तव में एक अजीब मामला है, अजीब से भी अधिक अभूतपूर्व। यह बिना किसी संपत्ति या बिना किसी संपत्ति के उपयोग के धन शोधन का एक कथित मामला है। एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजीएल से यंग इंडियन को 1 इंच भी संपत्ति नहीं दी गई। किसी भी कांग्रेस नेता को कोई संपत्ति या पैसा नहीं मिला, फिर भी इसे धन शोधन कहा जाता है। जबकि ईडी का आरोप है कि यंग इंडिया का स्वामित्व गांधी परिवार के पास था, क्योंकि इसके 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास था। इस कंपनी ने 90 करोड़ रुपए के ऋण के बदले में धोखाधड़ी से एजीएल की संपत्ति हड़प ली। हालांकि सिंघवी ने कहा कि यह कवायद एजीएल को कर्ज मुक्त बनाने के लिए की गई थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हर कंपनी को कानून के तहत यह अधिकार प्राप्त है और वो हर दिन विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से अपनी कंपनी को मुक्त करती है। इसलिए आप कर्ज लेकर उसे किसी अन्य इकाई को सौंप देते हैं। इस प्रकार यह कंपनी कर्ज मुक्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि इसका मतलब है कि यह कंपनी डिविडेंड अपने शेयर धारकों को लाभांश नहीं दे सकती, यह भत्ते नहीं दे सकती, यह वेतन नहीं दे सकती, यह बोनस नहीं दे सकती, यह कुछ भी नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि एजीएल के शेयरों में पैसा लगाने के बाद यंग इंडियन को केवल लाभांश पर अधिकार मिला था। एजीएल की संपत्तियों पर कोई ब्याज नहीं बनाया गया। उन्होंने पूछा कि गांधी परिवार और यंग इंडियन को एजीएल का प्रॉक्सी रूप कैसे माना जा सकता है। सिंघवी ने कहा कि ईडी ने कई वर्षों तक कुछ नहीं किया और इसके बजाय एक निजी शिकायत दर्ज कर ली। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एजीएल का पुनर्गठन 2010 में हुआ और ईडी ने 2021 में ईसीआईआर दर्ज की, जिसके बीच में 11 साल का अंतर है। इससे बड़ा अंतराल नहीं हो सकता। निजी शिकायत सुब्रहन स्वामी द्वारा दायर और ईसीआईआर में भी 8 साल का अंतर है। इसके बाद न्यायाधीश ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी को ऋण माफ करने का अधिकार है। इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि कानून में कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है कि जो किसी व्यक्ति को ऋण वसूली से रोकता हो। कानून ऋण को अपने अधीन लेकर नॉन परफॉर्मिंग स्टेट को समाप्त करने को प्रोत्साहित करता है। मान लीजिए कि एजीएल का ऋण टाटा या बिरला ने दिया था, तो क्या टाटा और बिरला पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जा सकता है? इस तरह तो पूरी अवधारणा ही ध्वस्त हो जाएगी। गैर लाभकारी कंपनी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस करना उनके पागलपन का परिणाम है। जब राजनीति सर्वोच्च हो जाती है और कानून अंतिम हो जाता है तो यही होता है। अब इस मामले में कार्रवाई 5 जुलाई को ईडी के आरोपों पर राहुल गांधी की ओर से जवाब के साथ जारी रहेगी। लेकिन इस मामले में तो एजीएल कंपनी भी गांधी परिवार के ही नाम थी। उसको घाटे में दिखाकर उसको घाटा मुक्त करने के लिए माँ बेटा ने मिलकर यंग इंडिया नाम की एक कंपनी खोली और एजीएल को औने पौने दाम में खरीद कर सारी संपत्ति हड़प ली।
इसमें दोनों ने कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी मिला लिया था। लगभग 80% मालिकाना हक अपने पास रखा, बाकी 20% कांग्रेसी नेताओं को दे दिया। इससे पहले 3 जुलाई को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र के संज्ञान के बिंदु पर तर्क देते हुए कहा था कि गांधी परिवार यंग इंडियन के लाभकारी मालिक थे और अन्य शेयर धारकों की मृत्यु के बाद उन्होंने इसका पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया। ईडी ने गांधी परिवार और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 3 धन शोधन और 4 धन शोधन के लिए सजा के तहत आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में डूडे पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम शामिल है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।